खड़े होके कुछ भी करना, ये मत करना। ठीक है, ठीक है, चलिए। देर आर सम, सो या, सो 11th grade group, I gave you some, I gave you some postulate assumptions. These are the assumptions. How many? Like 7, 8 assumptions. Okay, 9. The assumptions are: first, the kinetic theory of gas is based on several assumptions. Uh, and the first assumption is that just a minute. Okay, I'll have 2 minutes. Yeah. So the assumptions are: first is random motion. Gas molecules are already moving in random direction. So ठीक है, there is no preference of x y z. Even with gravity it is not affected. Okay, assumption wise it is, ये assumption है, ठीक है. Okay, second assumption पढ़ो, क्या जोर से पढ़ो. करेक्ट. तो देखो, अगर गैस मॉलिक्यूल, ये सपोज ये 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है. सो उसका वॉल्यूम कितना है? 1 मीटर क्यूब. So I told you that volume, what is in the PV equal to nRT, what is V? V is the volume available to the gas molecules, right? But understand that if the gas molecules themselves are, they themselves are spheres, although very tiny spheres, but they themselves are also occupying some volume. Yes, if you sum all these sphere ka volume, that much amount, let's say if you sum all the gas molecules ka 4 by 3 pi r cube into number of molecules, you can find it out, right? And let's say this is that volume. Okay, this combined volume is this. So that 1 meter cube minus this volume is now available. It is the actual. But assumption क्या करते हैं? Assumption यही करते हैं. What is assumption? कि these small molecules don't occupy any volume. Their net volume is negligible as compared to the total volume of the. So we basically, the assumption is this sphere is very small as compared to this total volume is very small as compared to the container volume. Okay, second, third. इलास्टिक. इलास्टिक का मतलब ये होता है, एक मॉलिक्यूल अगर ऐसे जाता है वॉल से, और इलास्टिक अगर इलास्टिकली हिट करता है, तो V से गया तो V से ही आएगा. तो देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. क्या कहीं पे किसी उसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बारे में लिखा है? किसी में लिखा है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी? नहीं लिखा है. So this is the this point says that indirectly it also says there is no loss of kinetic energy. क्योंकि अगर inelastic होता, if it was inelastic, then क्या होता? Slowly and gradually, देखो, suppose this is going with 200 meter per second, then it will come back with 198. It will hit something other,
समथिंग अदर हिट होके फिर क्या होगा, ये कम कम होगा कम होगा, ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, कम होता रहेगा। अंडरस्टूड। तो एजम्पशन क्या है कि इलास्टिक है। दूसरा अच्छा एक चीज और होती है, रियल लाइफ में क्या होता होगा, इलास्टिक होता होगा कि नहीं होता होगा? रियल लाइफ में इलास्टिक होता है क्या मॉलिक्यूल? नहीं होता ना। तो रियल लाइफ में कैसा होता होगा फिर? इनइलास्टिक होता है, थोड़ा तो लॉस एनर्जी होती है। तो फिर कोई भी गैस मॉलिक्यूल का क्या होना चाहिए, अगर तुम एक कंटेनर में बंद कर दो, कंटेनर में अगर मैंने बंद कर दिया उसे, तो आफ्टर सम टाइम तो उसका मॉलिक्यूल मोशन स्टॉप हो जाना चाहिए, पर नहीं होता। इफ आई कीप अ कंटेनर में गैस रख देता हूँ तो क्यों नहीं होता, सोचो। कोलाइड कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, अभी तुमने बोला कोलाइड करके एनर्जी लूज कर रहा है, होना चाहिए रियल लाइफ में। पर एक्चुअली क्या गैस मॉलिक्यूल रियल लाइफ में क्यों नहीं दिखता है ऐसा? फॉर एग्जाम्पल लेट आई एम आस्किंग अ डिफरेंट क्वेश्चन, एटमॉस्फेयर है अपने, एटमॉस्फेयर में गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इतने साल से एटमॉस्फेयर है, तो अभी तक एटमॉस्फेयर में अभी भी गैस मॉलिक्यूल्स कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं? अगर इलास्टिक कोलिजन है तो, इनइलास्टिक तो है, इनइलास्टिक तो है, ये तो पक्का है, इलास्टिक नहीं होता है रियल लाइफ में, कुछ assumption होता है इलास्टिक खाली। तो इनइलास्टिक है तो फिर कैसे अभी तक है? शुडंट ऐसे मून जैसे नहीं होना चाहिए था कि सारा जमीन पे आ गया और बैठ गया, क्योंकि ये सबका एनर्जी लूज हो गया। यस, एंड व्हाट इज दैट समवेयर? वी ऑल गेट एनर्जी फ्रॉम वेयर? व्हाट इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ? बाय सन ना। तो एनर्जी आती है, ठीक है, एनर्जी आ रही है इसलिए दैट मोशन इज सस्टेन्ड, अदरवाइज सब बैठ जाएगा नीचे, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज इलास्टिक कोलिजन हो गया, नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब क्या होता है, देखो, अगर दो गैस मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ठीक है, एक ये वाला एक ये वाला, अजम्पशन होता है कि इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि अगर इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ, इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ या रिपल्शन हुआ, कुछ भी हुआ, तो होगा क्या कि वाई आर वी सेइंग प्रेशर, प्रेशर का ओरिजिन हमने बोला है, मॉलिक्यूल यहाँ पे इसको हिट करता है, हिट करके वापस जाता है, ये सुनो। तो फिर जो प्रेशर है दैट विल नॉट ओनली डिपेंड ऑन द वेलोसिटी, इट विल आल्सो डिपेंड ऑन इसके बीच का इंटरेक्शन, राइट? और ये इंटरेक्शन कब कम होगा और कब ज्यादा होगा, बताओ? ये इंटरेक्शन कब, व्हेन दे, इंटरेक्शन क्यों होता है, क्योंकि ये कब है दोनों पास पास में है। अगर ये पास पास में नहीं होंगे, बहुत पास में, तो इंटरेक्शन ज्यादा होगा कम होगा? भाई एनी इंटरेक्शन इज मोर इफ दिस पार्टिकल्स आर क्लोजर। इंटरेक्शन मतलब क्या है ये, एनी बॉन्डिंग, interaction is more, right? Correct. Assumption is that there is no interaction. Therefore, what is the inherent assumption? That they are far off. They are far off from each other. Okay. The density of this thing is less, very less. Okay. ठीक है? Okay. उसके बाद है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ऑफ कोर्स न्यूटन लॉ ऑफ मोशन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वो तो वैसे फॉलो ही करेंगे, assumption नहीं है ना? ये assumption तो नहीं हुआ ना फिर? गलत लिखा है फिर, assumption में से काट दो इसे लाइन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इज नॉट एन assumption। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है शॉर्ट कोलिजन टाइम्स। कोलिजन टाइम इज शॉर्ट, ठीक है। कोलिजन टाइम मतलब द when particle collides with something and then collides with something else, so between two successive collisions what is the collision time, ठीक है। ठीक है, ओके। लास्ट इज, और भी दो तीन और है। 11th, steady state। Steady state, if undisturbed the gas sample will eventually reach a steady state। Steady state does not mean rest, no it does not mean rest, it means steady। Steady state मतलब
कि ओके, तो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है ये देखो। आई थिंक वी हैव डन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में वी हैव डन कौन सा फ्लो, लैमिनार फ्लो। तो वहां पे वर्ड आया था स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है व्हेन द कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट चेंज विद टाइम। कॉन्फ़िगरेशन और द डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट चेंज विद टाइम। तुम एक काम करो, तुम ना यहाँ पे एक ऐसी गैस डाल दो जो सबलाइम होती है। फॉर एग्जाम्पल कौन सी गैस सबलाइम होती है, एक ही तो तुमको पता है, ड्राई आइस। क्या है, व्हाट इज ड्राई आइस? इट इज CO2, सॉलिड CO2। तुमने यहाँ पे सॉलिड CO2 डाल दिया, थोड़ी देर बाद क्या होगा, सॉलिड CO2 पूरा में इट विल सबलाइम कंप्लीटली और पूरा फैल जाएगा ना, ठीक है। तो लेट T=0 पे तुमने छोड़ा था और T=8 मिनट पे ये पूरा फैल चुका है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो 0 to 8 मिनट इज नॉट स्टेडी स्टेट। क्योंकि तब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट इज नॉट स्टेडी स्टेट? क्योंकि इफ यू चेक एट T=1 minute, if you check at T=1 minute, the concentration of the CO2 will be higher here in the green region and lower here. Yes, and T=1 minute पे जो कॉन्सेंट्रेशन है हायर लोअर से भी नहीं होता है। 1 मिनट पे जो है वो वैल्यू 2 मिनट पे चेंज हो जाएगी, 2 मिनट पे चेंज हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम इंटरवल में इट विल चेंज। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, दैट इज ओके, बट इट शुड नॉट चेंज विद टाइम। स्टेडी स्टेट मींस इट डज नॉट चेंज विद टाइम। ओके, तो यहाँ पे एट अगर तुम T=1 पे देखोगे तो यू विल सी दैट द लेफ्ट एंड पे देयर इज मोर कॉन्सेंट्रेशन देन द राइट एंड, और T=3 पे देखोगे तो तुमको दिखेगा लेफ्ट एंड पे कॉन्सेंट्रेशन, वो जो डिफरेंस था वो कम हो गया है। So your concentration variation has changed. So something, so the configuration has changed. Therefore, this T=1 minute or 3 minute is not the steady state. Understood? If you check for any two time intervals after 8 minutes, once it has diffused properly, 9 minute, then it will not change. From 9 to 10 minutes, nothing is going to change. Therefore, after 8 minutes, it has reached a steady state. So the assumption is that eventually it reaches steady state. ठीक है? उसके बाद independent distribution, independent distribution मतलब distribution density of molecules are independent of, हाँ मतलब जो सब स्टेडी स्टेट में पहुंचने के बाद पूरे जगह यूनिफॉर्म गैस है ये। अब इसका तुम ये वाला पार्ट लो, ये वाला पार्ट लो, ये वाला पार्ट लो, पोजीशन, ठीक है, कोई भी पोजीशन लो, किसी भी टाइम पे पार्ट लो, इसका जो कॉम्पोजिशन वो सेम रहने वाला है। सो इट इज molecules, the distribution and density of molecules are independent of position, time and distance. It is independent. Last is constant speed. Between collision, gas molecules travel in a straight line at constant speed. ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हम पहले इसके कॉन्सेप्ट पे कि व्हाट इज द, हाउ कैन यू रिलेट। अच्छा एक चीज लिख लो, द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर द मैक्रो क्वांटिटीज। मैक्रो MACRO, ठीक है। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर द मैक्रो क्वांटिटीज। फिर लिखो velocity of the gas molecule, velocity of the gas molecule, kinetic energy of the gas molecule, लिखा, momentum of the gas molecule, mass of the gas molecule। चार चीज बोली मैंने, क्या क्या बोली? वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और मास। वेरी गुड। आर माइक्रो क्वांटिटीज, माइक्रो, ठीक है। और पहले मैक्रो में क्या क्या बोला था? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उसमें नंबर ऑफ मोल्स भी लिख दो। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स। तो जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है ना, आइडियल गैस इक्वेशन वो कौन सी क्वांटिटीज को रिलेट करती है? मैक्रो क्वांटिटी को रिलेट करती है। मैक्रो क्वांटिटीज वो होती हैं जो हम बाहर से देख सकते हैं, किसी गैस कंटेनर का बाहर से, अंदर मॉलिक्यूल के नहीं देखना है। यू डोंट हैव टू पुट अ वेरी बिग माइक्रोस्कोप, just see the gas molecules from a distance from this gas container. You can measure its volume, you can measure the pressure, you can measure the temperature, you can find the number of moles. Okay, number of moles is, you know how to find number of moles, you have done stoichiometry. Number of moles is given mass by molecular mass. Okay, now the following discussion we are going to do will relate the macro quantities of a gas molecule to the micro quantities. So
हाउ डज प्रेशर कम फ्रॉम, एज यू कैन सी, यहाँ पे देखो रिजल्ट, देखो यहाँ पे क्या है, प्रेशर जो है ना, ये रिजल्ट आने वाला है थोड़ी देर में, हम पढ़ेंगे कैसे आता है ये। प्रेशर में देखो क्या फॉर्मूला है, 1/3 एन, एन पता है क्या है, एन इज द नंबर ऑफ मोल, या एन वही है, एम क्या है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एंड वी इज द स्पीड ऑफ ईच मॉलिक्यूल। तो ये देखो, ये राइट साइड में कैसी क्वांटिटीज है, माइक्रो, एंड उससे क्या आ रहा है, ये प्रेशर मैक्रो आ रहा है। तो दिस जो चैप्टर है इसमें यही है कि हाउ द मैक्रो क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू द माइक्रो क्वांटिटीज। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन, ठीक है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम, इस पेपर से, इस चैप्टर से, या दो, इस चैप्टर से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें करा दिया, विच इज assumptions ऑफ द काइनेटिक थ्योरी। दूसरा आता है कि ये जो डेरिवेशन हम करने वाले हैं, ओके। तो डेरिवेशन देखो क्या है, डेरिवेशन यहां से लिखते जाना, जितना जितना हाईलाइट करूंगा उतने लिखते जाना, ठीक है। ये क्यूब बना लो सबसे पहले, क्यूब बनाओ जल्दी। बना लिया। चलिए लिखिए। सो एक गैस मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल विद वेलोसिटी vx vy vz, इसके तीन कंपोनेंट है वेलोसिटी के, ठीक है, लिखो। मॉलिक्यूल विद वेलोसिटी vx vy vz, ठीक है। अब ये देख लेना, ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला y है, ये z है, ठीक है। तो जो ये वाला प्लेन है, ये yz प्लेन है ना, और ये वाला प्लेन भी yz प्लेन है, इट इज पैरेलल टू द yz प्लेन, राइट। इसलिए लिखा है हिट्स द, हिट्स द प्लेनर वॉल ऑफ एरिया एल स्क्वायर। वाइजेड प्लेन वॉल, वाइजेड वॉल के प्लेन जो है ना, उसको हिट करता है ये मॉलिक्यूल, ठीक है, उसको हिट करता है, और सॉरी, वाइजेड वॉल को हिट कर रहा है, ठीक है, ओके ओके। अब ये बताइए कि इसके तीन कॉम्पोनेंट है वेलोसिटी के, वाइजेड के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सा है, वाइजेड के परपेंडिकुलर कौन सा है, विच कंपोनेंट, कौन सा है, वाईजेड प्लेन के कौन सा वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, वाईजेड प्लेन के। तो मैं सोचो एक्स, एक्स ओनली एक्स ना, ओनली एक्स जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है? और वाई और जेड क्या है उस प्लेन के, पैरेलल में है। तो कॉन्सेप्ट ये होता है, यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग जगह ये लिखना कि ये वॉल है, ठीक है, इस वॉल पे ये जो बॉल है, बॉल ये आ रही है, इस बॉल के दो कंपोनेंट है, एक है वी वाई और एक है वी एक्स, ठीक है। अगर इस बॉल, वॉल पे फ्रिक्शन नहीं है, देखो फ्रिक्शन, वॉल कैसा फोर्स लगा सकता है, नॉर्मल, नॉर्मल ना, और नॉर्मल कैसा होता है, नॉर्मल ऐसा होता है, ये सर नो। तो नॉर्मल अगर ऐसा होता है तो कौन सा कंपोनेंट मोमेंटम का चेंज करेगा, एक्स की वाई, एक्स चेंज कर पाएगा, वाई नहीं चेंज कर पाएगा, अंडरस्टूड। तो अगर, और अगर वॉल में फ्रिक्शन नहीं है, तो अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन जो है ना वो ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है अलोंग, तो फिर वी वाई भी चेंज जाएगा। बट अगर फ्रिक्शन लेस है तो फिर, तो फ्रिक्शनलेस वॉल में क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ frictionless wall, so only perpendicular component can change, yes, understood। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा बॉल का ना, वी वाई तो सेम होने वाला है, समझ में आ रहा है, यस। और वी एक्स क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो उल्टा हो जाएगा, इलास्टिक नहीं है तो थोड़ा कुछ और भी हो सकता है, अंडरस्टूड, ठीक है।
अंडरस्टूड? यहां तक समझ में आया? तो इस केस में ये समझ में आ गया। इस केस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा वेलोसिटी कंपोनेंट उल्टा होगा? एक्स चेंज होगा, वाई चेंज नहीं होगा। तो अगर वो जा रहा था वी एक्स वी वाई वी जेड से, तो वापस किससे आएगा? आफ्टर कोलिजन। तो ये लिख लो, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज दिस। तुम्हें समझ में आ गया ना ये चीज, कि वाई द वी वाई एंड वी जेड डोंट चेंज? हाँ बच्चों? हाँ ठीक है। तो चेंज अब लिखो, इसके आगे ये मत लिखना, तो ऐसे लिखना डेल्टा पी इज इक्वल टू -2 mvx। ये लाइन मत लिखना, बस इतना लिखना, डेल्टा पी इज आफ्टर द पिंक थिंग वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज -vx vy vz। फिर लिखो डेल्टा पी इज -2 mvx। ठीक है, बाय द प्रिंसिपल। अच्छा, तो ये मोमेंटम किसका चेंज हुआ? बॉल का। बॉल का मोमेंटम अगर इतना चेंज हुआ, तो वॉल को कितना मोमेंटम मिला? इसका प्लस मिला। तो ये लिख लो कि द मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल इज 2 mvx। Because net momentum change is zero, no, of the system. Okay, so delta p of ball plus delta p of wall should be zero. ये समझ में आ गया? ओके। अब देखिए, अब देखना है, ध्यान से सुनना। तो एक, मैं सिर्फ अभी वी वाई वी जेड इग्नोर करता हूँ। वी एक्स से एक मॉलिक्यूल अगर आ रहा है, वी एक्स से, ठीक है, तो डेल्टा टी में वो टाइम में कितना ट्रेवल करेगा? अगर एक मॉलिक्यूल का स्पीड वी एक्स है, देन डेल्टा टी में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? वी एक्स डेल्टा टी ट्रेवल करेगा, यस। अब देखना ध्यान से, सपोज ये लेंथ है, यहां का एक मॉलिक्यूल है जिसकी स्पीड है वी एक्स, ठीक है, तो इन डेल्टा टी टाइम वो यहां पहुंच जाएगा, यस, है ना? और यहां पे भी जो मॉलिक्यूल था शुरू में जिसकी स्पीड वी एक्स ही थी, वो भी कोलाइड कर चुका है। यहां पे भी जो है वो भी कोलाइड कर चुका है। इज इट फेयर इनफ टू से दैट इन टाइम डेल्टा टी all the molecules which were in this region collide with the wall? Yes, all the molecules which were in this region collide with the wall. So in time delta t, इसका कितना, इतना लेंथ में जितना मॉलिक्यूल है वो सारा कोलाइड करता है। अच्छा, इतना लेंथ में जो मॉलिक्यूल है, अब कितना वॉल्यूम है इन मॉलिक्यूल्स का, वो ये निकाल लेंगे हम, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे इस लेंथ को। एरिया था इसका एल स्क्वायर, इसका क्रॉसिंग एरिया एल स्क्वायर था ना। तो व्हाट इज द वॉल्यूम? कितना है? एल स्क्वायर इंटू वी एक्स डेल्टा टी। डू यू अंडरस्टैंड? इतना वॉल्यूम का जो, इस वॉल्यूम में जो भी गैस मॉलिक्यूल है वो डेल्टा टी में वॉल को हिट कर रहा है। यस और नो? समझ में आ रहा है? पक्का? हाँ, लिख लो, इन टाइम डेल्टा टी, नहीं नहीं नहीं, हाफ हाफ, उसका हाफ, सॉरी। उसने ए यूज किया है, उसने एल स्क्वायर यूज नहीं किया है, ठीक है। उसने ए यूज किया, एरिया। और ए मैंने बोला था ए वी एक्स डेल्टा टी ना, है ना? हाफ क्यों है? देखो सुनो, हाफ इसलिए, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है भाई। अगर मैं इतने मॉलिक्यूल, इतने रीजन के मॉलिक्यूल को लूं, तो ये, तो उनका स्पीड सिर्फ मैं एक्स वाला कंपोनेंट देख रहा हूं, सो आइदर मॉलिक्यूल स्पीड लाइक दिस और लाइक दिस। इट इज फेयर इनफ, फेयर टू से कि आधे का इस तरफ होगा राइट और आधे का लेफ्ट होगा, राइट? इस रीजन में जो भी मॉलिक्यूल है उसमें आधे का राइट होगा, आधे का लेफ्ट होगा। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ फ्रैक्शन ऑफ हाफ। अंडरस्टूड? एंड व्हाट इज एन? ये तो था वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम है, समझ में आ रहा है? देखो इधर जल्दी, पहले फिर लिख लेना, इतना तो वॉल्यूम है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए, तो दिस इज इक्वल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? सो देयरफॉर ये द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेलोसिटी दिस हिटिंग इन दिस, समझ में आ गया? This is the number of molecules which are hitting the wall in time delta t. If I want to find the total momentum transferred, number of molecule into mass of each molecule, no, number of molecules into the momentum transferred by each molecule. We already found the momentum transferred by each molecule, which was kitna? 2 mvx. Molecule momentum transferred by each molecule is 2 mvx. So this is momentum transferred by each molecule into total number of molecule. Okay, so I am writing here chota chota momentum transferred by
ईच मॉलिक्यूल, एंड ये है टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, हिटिंग द वॉल। लिख लिया ये? लिखो इसको पूरा जितना पिंक में है इक्वेशन, और जितना भी वो है, ठीक है। हम्म, ठीक है। देखो, therefore the force of, this is the momentum transfer, right? And if you divide the momentum transfer by the time, you will get the force. So what is the force? The force on the wall is the rate of transfer, and pressure is force per unit area. So pressure क्या होगा? Momentum divided by area in and time. So divide, it should divide by a delta t. So a and delta t will go, and you will get n mvx square. This is the pressure. ठीक है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये सुनो। ये यहाँ तक आई थिंक एवरीवन हैज अंडरस्टूड। ये रिटर्न भी ओके। नाउ सी, एक्चुअली ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द गैस डू नॉट हैव द सेम वेलोसिटी। देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन velocity. So some have, so let's say vx was, let's say if vx was 100 meter per second, then all the molecules don't have 100 meter per second. Some has 90, 80, some have 70, some have 102, some are 110, 120, okay। व्हाट इज देयरफॉर यहाँ पे अप्रोप्रिएटली क्या आना चाहिए? यहाँ पे अप्रोप्रिएटली आना चाहिए average of those, okay। And in maths, if I put a bar over something, it shows you average। क्योंकि तुमने याद है, तुमको 10th में x बार पढ़ा था ना, जैसे तो x बार मीन होता था, तो वैसे ही इसके आगे क्या लगा दिया, ये लगा दिया, तो क्या हो गया, ये एवरेज हो गया। सो दिस प्रेशर शुड बी दिस, ओके। ये करिए, vx इज द एवरेज ऑफ v, ये लिखिए, vx स्क्वायर बार इज द एवरेज ऑफ v। ठीक है, अब देखो एक मस्त चीज है फिजिक्स वाली, फिजिक्स का ये चीज है कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन में कोई ऐसा प्रेफरेंशियल तो नहीं है, तो वी एक्स वी वाई वी जेड सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, तुम्हें पता है मैग्नीट्यूड, जो एक्चुअल नेट वेलोसिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड होता है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। तो मैं अगर ये तीनों है यहाँ पे, ठीक है, ये तीनों है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये देखना ध्यान से, वी एक्स स्क्वायर, बिकॉज वी एक्स एंड वी वाई एंड वी जेड आर सेम, ठीक है। एंड सो वी स्क्वायर कितना होगा, 3 टाइम्स
ईच ऑफ देम होगा ना. आइदर आई कैन राइट वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स वी एक्स स्क्वायर. इन प्लेस ऑफ द दिस वी एक्स स्क्वायर आई कैन ऑल्सो पुट वी वाई और वी जेड. इट्स रिमेन सेम. सो वी एक्स क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, जो वी स्क्वायर बाई 3 लिखना चाहिए. यस, ठीक है, इसलिए ये लिखा है वेर वी इज द नेट वेलोसिटी. अंडरस्टूड. अब ये लिख दीजिए फिर नीचे. ठीक है. लिख लिया. ठीक है. ठीक है. अभी सो ये तो प्रेशर हो गया. अब थोड़ा सा मैं तुमको उसके आता हूँ इस पे कि ये थोड़ा सा मुझे, मैं पहले आई विल एक्सप्लेन काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर. सो दिस वाज द दिस वी हैव जस्ट डिस्कस दिस काइनेटिक प्रेशर, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर. ओके, अभी टेम्परेचर को डिस्कस करूंगा. पहले मुझे थोड़ा सा ये बताना है कि व्हाट हैपेंस इन रियल गैस. देखो, अब तुमने पढ़ा पीवी इक्वल टू एनआरटी. क्या पढ़ा? पीवी इक्वल टू एनआरटी. तो फॉर अ गैस पीवी बाई ये क्या लिखा है, पीवी बाई म्यू एन आर. पीवी बाई एन टी का वैल्यू कितना होना चाहिए? आर होना चाहिए, और आर कांस्टेंट है. तो आइडियल गैस के लिए ये जो लाइन, ये देखो इधर वाई एक्सिस पे ना पीवी बाई एन टी लिखा है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे प्रेशर है. तो एक्स एक्सिस पे कुछ भी डाल दो मैं, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कुछ भी डाल दूं, ये लाइन क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए आइडियल गैस के लिए. यस और नो? होनी चाहिए. करेक्ट, वेरी गुड. अब होता क्या है देखो, इन रियल गैसेस मतलब जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ अजम्पशन है ना, जितने 5-6 अजम्पशन जो अजम्पशन थे, दे आर ट्रू फॉर आइडियल गैस. फॉर रियल गैस सम ऑफ द assumptions आर नॉट ट्रू. फॉर एग्जांपल, जैसे एक बार मैं जल्दी बता देता हूं तुमको क्या क्या assumption ट्रू नहीं है. पहला था रैंडम मोशन. मॉलिक्यूल्स ये रैंडम तो होता ही है. नेग्लिजिबल वॉल्यूम, ये गलत है. नेग्लिजिबल वॉल्यूम नहीं होता रियल के लिए. रियल गैस में इट ऑक्युपाइज सर्टेन वॉल्यूम, सो नेग्लिजिबल वॉल्यूम नहीं होता उसका. ठीक है, ओके, ठीक. दूसरा इलास्टिक कोलिजन, नहीं इलास्टिक कोलिजन नहीं होता, इट लूजेस एनर्जी. ठीक है. नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये भी नहीं होता. ऑफ कोर्स देयर इज गैस मॉलिक्यूल्स हैं, यू हैव स्टडीड केमिकल बॉन्डिंग, देयर इज सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स. फिर शॉर्ट कोलिजन टाइम, ये सब मुझे नहीं पता. और हाँ, शॉर्ट कोलिजन टाइम इज शॉर्ट बट वी स्टडी इट, सो आई थिंक इट इज नॉट दैट शॉर्ट. ठीक है, ओके. तो ये समझ में आ गया. ठीक है. अब देखो, जो रियल गैस होती है, रियल गैस में क्या होगा? सबसे पहले प्रेशर कैसे आया? प्रेशर आया क्योंकि हमने अभी डेरिवेशन किया. एक मॉलिक्यूल जाके हिट किया. रियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा. तो ये जो वेलोसिटी से तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जाएगा, क्या उस वेलोसिटी से जाएगा? नहीं जाएगा. समझ में आया? क्योंकि एक दूसरा मॉलिक्यूल होगा जो इसको खींच रहा होगा अपनी तरफ, तो इतना वेलोसिटी से नहीं जाएगा. ठीक है. दूसरा चीज, इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा. इलास्टिक नहीं होगा तो इलास्टिक की वजह से 2 mvx था. अगर इलास्टिक नहीं होगा तो उससे कम होगा. सो जो प्रेशर होगा वो उस जो होना चाहिए उससे कम होगा. यस और नो? अंडरस्टूड? ये समझ में आ गया कि नहीं? प्रेशर जो है रियल गैस का वो एक्चुअल गैस से कम होता है. ठीक है, ठीक. अब एक चीज और सुनो. अब उसके बाद वॉल्यूम. वॉल्यूम अगर मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल, इफ यू अज्यूम यार ideal behavior, so molecules themselves are negligible, all the volume of the container is available for them to go, right? But in real gases the molecules are not negligible, therefore all the volume of the container is not available, so therefore the volume actually available now is lesser or more? Is lesser. Understood? तो ये चीज थोड़ा, दो चीजें मुझे ये लिख लो. रियल गैस के बारे में डिस्कशन है कि नहीं पता नहीं, है कि नहीं. मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ. अच्छा, एक चीज और बतानी है. तो वॉल्यूम जो होता है रियल का, वॉल्यूम रियल का क्या होता है? इट इज लेसर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल ना. ठीक है.
अच्छा एक चीज और सुनो, मैंने तुमको बोला प्रेशर जो रियल का है वो क्या होगा, लेसर होगा रियल का। पर ऐसा देखो क्या मतलब होता है प्रेशर का, किसी भी गैस का हम प्रेशर कैसे निकालते हैं, क्या कैसे निकालते हैं हम प्रेशर बताओ, एक्चुअल कैसे मेजर करते हैं कि इस गैस का प्रेशर इतना है, कैसे, बाय यूजिंग सम डिवाइस, यस और नो। डिवाइस कहाँ लगेगा, डिवाइस लगेगा यहाँ लगेगा ना। तो व्हाट इज डिवाइस मेजरिंग, डिवाइस इज मेजरिंग हाउ मच कोलिजन इज हैपनिंग, यस और नो। ठीक है, ध्यान सुनना वेरी केयरफुली, हाउ मच कोलिजन इज हैपनिंग एंड सो दैट प्रेशर इट इज मेजरिंग। सो लेट्स से अभी हमने पढ़ा कि रियल गैस में जो अमाउंट ऑफ कोलिजन है वो कम होते हैं, मतलब द मोमेंटम ट्रांसफर इज लेस, तो देयरफॉर द प्रेशर इज लेस। अगर मैंने यहाँ पे आइडियल गैस ली, आइडियल गैस में मान लो मुझे 2 एटीएम प्रेशर मिलना चाहिए था, तो रियल में कितना मिलेगा, लेस देन कितना मिलेगा, कम मिलेगा, 1.8 मान लो मिलेगा, रियल में 1.8 मिलेगा। पर तुम नाप किसको रहे हो, 1.8 नाप रहे हो कि 2 नाप रहे हो, जो रियल में होता है वही नापते हैं हम, किसको नाप रहे हैं हम, किसको नाप रहे हैं। अब जब नापेंगे इसको प्रोब लगाएंगे तो क्या दिखेगा, रियल गैस है मान लो ये, इस पे तुम प्रोब लगाओगे, प्रेशर का डिवाइस लगाओगे, तुम्हें क्या वैल्यू दिखेगी, 1.8 की 2, 1.8 दिखेगी, वेरी गुड, 1.8 दिखेगी। इसका मतलब प्रेशर होना कितना चाहिए था उसका, अगर ये रियल होती तो प्रेशर कितना होना चाहिए था, 2। यानी जो अच्छा पीवी इक्वल टू एनआरटी में जो प्रेशर होता है, ये जो प्रेशर है ये होता है जो उसका होना चाहिए, जो लेजिट उसका होना चाहिए, ये वॉल्यूम जो वॉल्यूम उसकी होनी चाहिए, अंडरस्टूड। तो जो वॉल्यूम अवेलेबल है उसको, जो वॉल्यूम अवेलेबल है और ये जो प्रेशर है जिसकी जिससे वो उसको हिट कर रहा है, ये प्रेशर जो होता है ना पी रियल, वो ग्रेटर होता है पी 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 आइडियल, सॉरी पी आइडियल, पी जो तुम मेजर कर रहे हो आइडियल उससे ज्यादा होता है, ये समझ में आया ना, जो मेजर कर रहे हो वो आइडियल उससे ज्यादा होता है। तो यहां जो प्रेशर है, ठीक है, जो पीवी इक्वल टू 90 को करेक्ट करना है, दिस इज रियल आइडियल गैस, जब इसको रियल लिखेंगे तो रियल में जो v की जगह आएगा ना, v की जगह आएगा v माइनस एन बी, मतलब सम v माइनस समथिंग, एन बी छोड़ दो, क्यों है एन बी क्यों है छोड़ दो, v माइनस समथिंग होना चाहिए, और p की जगह p प्लस समथिंग होना चाहिए, प्लस इसलिए दिस प्रेशर इज ऑलवेज, जो तुम नाप रहे हो, तुम नाप रहे हो, आना क्या चाहिए था यहाँ पे, समझ में आया, दिस इज लाइक 1.8 प्लस 0.2, अंडरस्टूड। And the ideal gas actual equation is P plus AN square by V square into V minus NB is equal to nRT। ये एक्चुअल रियल गैस इक्वेशन होती है, ठीक है, ये लिख लो। वॉल्यूम में in a gas equation the volume should be you should plug that volume which is available for the gas molecules to roam around। you in आइडियल गैस में तो आप डालते हो, अगर 1 मीटर क्यूब का डब्बा डाला तो वॉल्यूम आप 1 मीटर क्यूब डालोगे, लेकिन रियल केस में 1 मीटर क्यूब अवेलेबल नहीं है, कितनी, 1 से थोड़ी कम है, तो इसलिए v माइनस एन बी। यस, वॉल्यूम समझ में आ गया, ठीक है। वॉल्यूम हम कैसे नाप रहे हैं, क्या वॉल्यूम वी नो कि एक्चुअली कितना वॉल्यूम अवेलेबल है उससे, नहीं, हमने क्या कंटेनर का वॉल्यूम का माइनस किया, है ना। प्रेशर होता है आइडियल गैस इक्वेशन में, गैस इक्वेशन में जो प्रेशर, वो प्रेशर है जिससे गैस मॉलिक्यूल्स हिट कर रहे हैं, ठीक है, एंड यू आर मेजरिंग दैट, ठीक। तो एक्चुअल जो गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर है जो होना चाहिए था आइडियल का, वो ज्यादा होना चाहिए था, इसलिए डाला है पी प्लस एन। ये पी, दिस पी इज वन विच यू आर मेजरिंग, because there is a fundamental difference between the measurement of pressure and volume. Volume you can only measure the container, right, because you cannot go and actually measure the jo diameter of the molecule, right, but pressure you are directly measuring from the gas, you're talking to the gas and measuring the pressure, understood। that's why there is a p plus an square by v square and the volume there is negative, understood। हाँ, ठीक है, ये रियल गैस इक्वेशन है, ठीक है। तो अब देखो ये जो दो अजम्पशन थे तुम्हारी, हाँ दो अजम्पशन थे, अच्छा, तो मेनली दो अजम्पशन है, एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होना है, इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर नहीं होना है तो मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होने चाहिए। तो जब मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है, कब दूर दूर है, जब उनका प्रेशर कम है तब दूर दूर है, प्रेशर जब कम है तब दूर दूर है,
प्रेशर हाई में क्या है, पास पास में है, और टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ज्यादा कोलाइड करेंगे दूसरे से, है ना, समझ में आया? देखो तो देखो क्या होता है, तो व्हेन डज अ गैस behave more like ideal? When the molecules are very far far, they are not interacting. Understood? When will it start behaving real gas? जब मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, यस और नो? मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया? फिर से मैं बोल रहा हूं, when will a gas behave more like ideal? When molecules are far away, right? The pressure is low. When the molecules are far away, pressure is low, राइट, एंड टेम्परेचर इज हायर। अच्छा, टेम्परेचर हायर करने पे प्रेशर इज लो, तभी तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर है ना। टेम्परेचर के बारे में क्या, टेम्परेचर लो, जोर से बोलो, इट शुड बी लो। एक मिनट, हाँ, रियल गैसेस behave like ideal gases at, लिखो, रियल गैसेस behave like ideal gases at high temperature and low pressure. Real gases behave like ideal gases at high temperature, low pressure. देखो, हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर नहीं है। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, at high temperatures the Ke of gas particle is so high that it is enough to overcome the attraction between them. I repeat, at high temperatures the kinetic energy of gas particle is so high that it is enough to overcome the attraction between them, ठीक है? At higher temperatures the effect of intermolecular forces can be neglected, ठीक है? And one more factor is size of molecule. Size of molecule कम होना चाहिए. So for gases like छोटे छोटे gases हैं, they are behaving more like ideal. बड़े बड़ा गैस मॉलिक्यूल होगा, so it will behave more like real, है ना, समझ में आया, है ना? तो हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड में ज्यादा आइडियल कौन बिहेव करेगा? हीलियम। अंडरस्टूड गैस गाइस, हैव यू अंडरस्टूड? हाँ, देखिए अब इसको, इधर आइए, इधर आइए, हाँ, ये ग्राफ में ये देखो, तो आइडियल गैस इज वेरी क्लोज टू रियल गैस एट लो टेम्परेचर एंड हाइयर, सॉरी, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, ठीक है? तो ये जो ग्राफ है रियल गैस का, ये क्लोज रहता है कब? जब प्रेशर कम होता है, लेकिन प्रेशर बढ़ता है तो ये सीधे ऊपर जाता है। अंडरस्टूड? ठीक है, ये लाइन के पास में है, इस लाइन के पास में कूद रहा है। तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर बढ़ाने, प्राइमरी कम करोगे तो दूर जा रहा है, इस लाइन से दूर है ना। क्या बोला था, इट इज बिहेविंग मोर लाइक आइडियल एट हायर टेम्परेचर। सो ये वाला लोएस्ट टेम्परेचर है, फिर और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऐसे हो जाएगा, और ऐसे हो जाएगा, समझ में आया? तो ये और लाइन के पास जाता रहता है एट हाई टेम्परेचर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। दूसरी चीज, ये यहाँ पे इस रीजन में नीचे क्यों जाता है, नीचे क्यों है, ऊपर क्यों नहीं है? इस रीजन में क्या होता है, ये रीजन कौन सा रीजन है, ये लोअर प्रेशर रीजन है, लोअर प्रेशर रीजन है। लोअर प्रेशर रीजन में पीवी बाई एन टी का वैल्यू होना चाहिए था आर, बट इन लोअर प्रेशर रीजन, लो प्रेशर, I don't recollect why it is lower. I will explain next class. Okay, next इधर देखो, ये वाला ग्राफ देखो, ये ग्राफ था टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, यही था। You expected this to be like this, but you will find deviation from this. When will you find deviation? When at low temperature or high temperature? When will this behave like real gas? Brew at brew real gas, low temperature. So at lower temperature you are finding a deviation, but as you can see that as temperature is getting higher, it is going more and more close to the ideal line. Understood? Now why this is up not down? Why ये जो behavior, ये है, ये ऊपर क्यों है, नीचे क्यों नहीं है? नीचे इसलिए नहीं, क्यों नहीं है, इसको देखो,
सेम टेम्परेचर पे ये बोल रहा है रियल का वॉल्यूम कम है आइडियल से। ऐसा होता है क्या? ये रियल का और आइडियल का द वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम वी क्या है, व्हाट इज वी? वॉल्यूम अवेलेबल टू gas molecules to roam around at the same temperature. Is the volume available to a real gas lesser than the volume available to ideal gas? Yes, that is why it is going to the left, not going to the right. Understood? ये जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा। समझ में आ गया ये? हाँ, क्या है? नहीं आ रहा है क्या? अरे देख, अभी ये पढ़ा था ना हमने कि व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। Volume of ideal gas is volume of container. Volume of real gas is volume of container minus something. So volume available to real gas is lesser than the volume available to ideal gas. ये कर्व किसका है? ये रियल का है। ये कर्व किसका है? आइडियल का है। एट सेम टेम्परेचर यू आर गेटिंग ये वॉल्यूम किसका है? रियल गैस। ये किसका है? तो कम है ना। अब समझ में आ गया? ठीक, इस पे आते हैं। एट ये ग्राफ क्या बोल रहा है कि जो आइडियल है वो ऐसी है, तो रियल का थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा है, ये बोल रहा है। एट सम प्रेशर एंड वॉल्यूम, सपोज तुम एक प्रेशर और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे, डॉटेड लाइन इज नो नो डॉटेड लाइन इज रियल नो। एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल इज सॉलिड, यस एक्सपेरिमेंटल इज सॉलिड। मतलब व्हाट इज रियल? रियल इज एक्सपेरिमेंटल, राइट? सो दिस इज रियल एंड दिस आइडियल। हाँ ठीक है ना, क्या हुआ हेयर? यहाँ फिर से एक्सपेरिमेंटल इज सॉलिड, और सॉरी ये रियल है ना इसमें। हाँ ये रियल है, ठीक है। ये रियल, सॉरी ये आइडियल है, मैं लिख देता हूँ इसमें। ये आइडियल है और ये रियल है, ठीक है। ठीक, रियल गैस के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी था। आइडियल, सॉरी आइडियल के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी था। रियल के लिए पी प्लस समथिंग था, वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन पी था ना। हाँ, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है ये वाला, ये पीवी से बड़ा है कि कम है? सेम कैसे है? अभी इसमें चार टर्म है ना, खोलोगे तो इक्वल टू एनआरटी तो क्या हुआ? मैं बस प्रोडक्ट पूछ रहा हूँ। इट इज मोर और लेस, आई डोंट नो, बिकॉज क्योंकि इसमें चार टर्म आएंगे, एक आएगा पीवी, एक आएगा ये प्लस वी, हाँ प्लस, फिर एक माइनस और फिर एक माइनस, ये आएगा। दो प्लस और दो माइनस है, तो वी डोंट नो वेदर बाकी ये तीन टर्म क्या क्या हो रहे हैं ना। उसमें लास्ट वाला तो नेग्लिजिबल होगा, छोटे छोटे हैं दोनों, बट फिर भी ये दोनों कैसे हो रहे हैं नहीं पता हमें, ठीक है। तो नहीं पता इसका क्या है। लेट अस सी क्या क्वालिटेटिवली वी कैन एक्सप्लेन। एक और a same pressure volume, आइडियल रियल ऐसे हो रहा है, टेम्परेचर उसका कम है, फॉर उससे टेम्परेचर इधर है। सो फॉर अ रियल गैस, नहीं पता, आई डोंट नो ये ऐसे क्यों, ठीक है। ओके, अभी ये आई होप यू हैव अंडरस्टूड रियल आइडियल, ठीक है। काइनेटिक, नाउ लेट्स कम टू काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ओके, नाउ प्रेशर का फॉर्मूला तुम लिख चुके हो, और यहाँ पे कितना था? 1/3 एन एम वी स्क्वायर। उसमें वॉल्यूम मल्टीप्लाई करोगे तो ये आने वाला है, पीवी इज इक्वल टू 1/3 एन एम वी स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। लिखते रहो, लिख दिया। अब ऐसे रैंडमली मेरा मन कर रहा है हाफ लिखने का और 2 से मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। हाफ इसलिए लिखना चाहता हूँ क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी बनेगी, ठीक है। ठीक, लिख दिया। अब एक चीज और देखो, व्हाट इज वॉज स्मॉल एन? स्मॉल एन क्या था बच्चे? नंबर ऑफ यूनिट्स पर यूनिट
नंबर ऑफ मोल्स नहीं था, एन क्या था यहाँ पे? ब्रू, व्हाट वाज एन ब्रू? गो एंड चेक। ओ सॉरी, एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एन वाज द, तुमने लिखा नहीं है क्या? स्मॉल एन। I'm not talking of PV equal to nRT. I'm talking of pressure is one third nmv square. उसमें क्या था स्मॉल एन? टोटल nv was total number of molecules. What was small n? ये लिखा है ब्रो। स्मॉल n was the total number of molecules per unit volume। ठीक है, ओके। अभी तुमने कहां तक, तुमने ये लिखा है पीवी इज इक्वल टू 2/3 इंटू स्मॉल एन इंटू वी इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब लिखो, if small n is the number of if small n is the number of molecules per unit volume, then small n into v is the total number of molecules। small n into v is the total number of molecule। ये समझ में आता है? ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओ, what is the number of moles? Number of moles is given weight by molecular weight, or it is also equal to the total number of molecules divided by Avogadro number। yes or no? होता है ना ये? होता है ना? if there are Avogadro number of particles, it is 1 mole। if it is 2 times Avogadro number of molecules, it is 2 moles। so number of moles is also total number of, yes or no? है, होगा ना टोटल नंबर ऑफ। हाँ तो लिखो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। ये समझ में आया? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हमने यहाँ बोला है किससे? कैपिटल एन से। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे कैपिटल एन से बोलेंगे, ठीक है। और एवोगैड्रो को नंबर बोलते हैं एन सब्सक्रिप्ट ए से, एन सब्सक्रिप्ट ए से। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गया एन बाई एन ए, कैपिटल एन बाई कैपिटल एन ए। उसको हम स्मॉल एन नहीं बोलेंगे नंबर ऑफ मोल, क्योंकि वो ऑलरेडी बोल चुके हैं, है ना? ठीक है, ओके। नहीं ऑन हो रहा है ये लैपटॉप। एनीवे एक काम करते हैं, तो तुम्हारी तरफ रख देता हूँ, ठीक है। एंड आई विल, चलो बता देता हूँ, ऐसे ही लिखो एन इंटू एन। ओके, लिखो कि किसी गैस की काइनेटिक एनर्जी, किसी गैस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल शुड बी हाफ एम वी बार स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, देखो जो तुमने हाफ एम वी बार स्क्वायर लिखा है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी है ना? यस। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं यहाँ पे सिर्फ ई लिखूंगा। क्या लिखूंगा? ई, कैपिटल ई, ठीक है। जो फॉर्मूला है वो है पी वी इज इक्वल टू 2/3 कैपिटल एन टाइम्स ई। ये आया? सबको आ गया? पी वी इज इक्वल टू 2/3 कैपिटल एन टाइम्स ई, ठीक है, ओके। और अगर जो ई जो है ये किसका है? एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल है कि एनर्जी ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स है? तुमने हाफ एम वी स्क्वायर को ई डाला, तुमने हाफ एम वी स्क्वायर को ई डाला ना, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी डाला है कि एन का डाला? वन का डाला है, पर वो नहीं, हमने गलत कर दिया। हम एन इंटू हाफ एम वी स्क्वायर को ई डालेंगे, तो टोटल गैस का जो टोटल मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी वो ई है, ठीक है। ध्यान से सुन लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू हाफ एम वी स्क्वायर को हम डालेंगे कैपिटल ई, ठीक है। तो फॉर्मूला आएगा बड़ा सिंपल सा, क्यूट सा फॉर्मूला, पीवी इज 2/3 ई। आ गया? पीवी इज 2/3 ई आ गया? अंडरस्टूड? पीवी इज 2/3 आ गया। तो ई कितना है वो लिखो, ई बता दो कितना है? कितना है? 3 PV/2। अब आइडियल गैस से लिख दो, पीवी इज एनआरटी, लिख दो पीवी इज एनआरटी। अब कितना है? जोर से बोल।
एनआरटी ना, हाँ, वेयर एन इज नंबर ऑफ मोल्स, है ना। अब देखो एक बड़ा सिंपल चीज है, एक चीज होती है आर बाई एन ए, हाँ आर बाई एन ए, जो एक ये ऊपर लिखना नोटबुक में, ठीक है, ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि जो गैस कांस्टेंट है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल आर। Gas constant divided by Avogadro number is another constant called Boltzmann constant. Gas constant, universal gas constant divided by Avogadro constant is another constant called Boltzmann constant. Boltzmann का स्पेलिंग है Boltzmann, ठीक है, ओके। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को लिखते हैं हम स्मॉल के सबस्क्रिप्ट बी से, स्मॉल के सबस्क्रिप्ट कैपिटल बी। यहां पे लिखा है वो। तो तुम्हारा जो एनर्जी का इक्वेशन था वो कितना था, 3/2 nRT। तो R को क्या डाल दो यहाँ पे, KB इंटू एन डाल दो। डाल दिया, जोर से बोलो क्या आएगा, तुम बोलो जोर से, वो बहुत दूर से, फिर से बोलो। हाँ, 3N KB NE, एनी मतलब एवोगैड्रो नंबर बाई 2 इंटू T/2। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, बोलो कितना आ रहा है, बोलो। 3/2 कैपिटल एन, स्मॉल एन, स्मॉल एन, एनआरटी था, पीवी को एनआरटी डाला, वो स्टेप नहीं, उसके बाद वाला एन इज नंबर ऑफ, पीवी पहले था 2/3 E, है ना, उठ के लिखना पड़ेगा। यहां से शुरू से लिखता हूँ, ये दिख रहा है ना सबको, 3/2 E ना, नहीं E इज 3/2 टाइम्स क्या, टीवी, टीवी को क्या डाला, फिर मैंने वो अलग से बताया, कहीं पे साइड में लिखा था कि द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KB इज इक्वल टू R बाई N, है ना, R बाई बटा नंबर, R को क्या डाल दिया मैंने यहाँ पे, KB इंटू एन, तो ये आ जाएगा 3/2 स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन इंटू KB इंटू T, है ना। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, ये देखो, ये ना n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, हाँ? और ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर। तो n इंटू क्या होगा, क्योंकि देखो नंबर ऑफ मोल्स होता है टोटल मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, तो ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो है ना, दिस इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, समझ में आया। सो देयरफॉर व्हाट इज E is 3/2 capital N into KBT, yes or no। अब if you divide E by N, this is the formula which we have to remember, E by N is 3/2 into KBT। what is this, this is left side is kinetic energy per unit molecule, yes or no, it is kinetic energy per unit molecule and that value is equal to 3/2 kBT। अब देखिए कितना प्यारा चीज है, आपको क्या निकल चुका है, काइनेटिक एनर्जी मिल चुकी है। काइनेटिक एनर्जी माइक्रो चीज होती है कि माइक्रो होती है, छोटी होती है बड़ी होती है, माइक्रो होती है। और राइट साइड में क्या लिखा है, केबी, केबी तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, माइक्रो क्वांटिटी। सो अगेन यू आर रिलेटिंग द टेम्परेचर टू द एनर्जी, जितना एनर्जी होगा उतना ही टेम्परेचर होगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर, ओके, ठीक है, इतना बहुत है।
अभी आरएमएस। अब एक चीज और बतानी थी, वो ग्राफ कहाँ गया तुम्हारे में? ग्राफ ही नहीं है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी यार, 3/2। नहीं नहीं, थोड़ा सा सुनो, लास्ट चीज सुनो कि ये 3/2 केबीटी जो टी है ना, इसको तुम लिखो, इट इज हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। 3/1.5 को 3 हाफ में तोड़ सकते हैं ना, तो लिखो हाफ केबीटी हाफ केबीटी हाफ केबीटी। वेरी नाइस, लिख दिया। तो ये क्या है ना, ये 3 एक्सेस थे ना, you can say the average kinetic energy of each molecule in x direction is half kbt. Understood? Right? Average ke of each molecule in any direction is half kbt. any direction, 3 डायरेक्शन है, हर डायरेक्शन में हाफ केबीटी है, तो टोटल कितनी है? 3/2 केबीटी। करेक्ट। ठीक है, ओके। सुनो, एक चीज और, लास्ट चीज इंपॉर्टेंट। देखो, इन हाउ मेनी वेज a gas can acquire kinetic energy? In how many ways a gas can acquire kinetic energy? ठीक है, आपने दो तरह की काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो, और उसको घूम भी सकता है, तो दो तरह की काइनेटिक एनर्जी पढ़ी। कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ, बताइए तो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पहले ट्रांसलेशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ओमेगा स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो रोटेशन होती है वो होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। लिख दिए जल्दी से, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन होती है, वो कितनी होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। वेरी नाइस, वेरी क्यूट। अब देखिए, ऑफ ट्रांसलेशन होती है हाफ एम बी स्क्वायर, रोटेशन होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हाँ ठीक। अगर कोई मोनो अटोमिक गैस मॉलिक्यूल है, कैसा है? मोनो अटोमिक। मोनो अटोमिक का मतलब क्या हुआ? जस्ट एक मॉलिक्यूल, एक एटम है। जैसे फॉर एग्जांपल, कौन सी गैस मोनो अटोमिक है? हीलियम इज मोनोटॉमिक। वेरी नाइस, हीलियम में मोनोटॉमिक है। ठीक है, मोनोटॉमिक में है। तो देखो, कोई भी स्फीयर, एक स्फीयर है, मान लो गैस मॉलिक्यूल इज अ स्फीयर। अब या तो वो, उसका काइनेटिक एनर्जी होगा, या तो होगा रोटेशन एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितने तरीके से? 3 तरीके से, एक्स में, वाई में, जेड में। और एक्स में, एक्स में कितनी है? हाफ केबीटी। वाई में कितनी? हाफ केबीटी। जेड में कितनी? हाफ केबीटी। तो उसका टोटल है 3/2 केबीटी, यहां से आ गया। रोटेशन कितना होना चाहिए उसका? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। एक स्फीयर का आई कितना होता है, याद है? कोई तुमको जो लेना ले लो, 2/5 और 2/3 है, उस फैक्टर से फर्क नहीं पड़ता। एम और आर स्क्वायर है, एम और आर स्क्वायर है। देखो, हाफ एम बी स्क्वायर में, तुमने हाफ एम बी स्क्वायर सोचो, हाफ एम बी स्क्वायर में सोचो, एम क्या है, किसका मास है? गैस मॉलिक्यूल का मास है। और वी किसकी स्पीड है? गैस मॉलिक्यूल की स्पीड है। गैस मॉलिक्यूल का मास बहुत कम होता है क्या? होता है, बहुत कम होता है। स्पीड कितनी होती है? कितनी ज्यादा होती है? बहुत ज्यादा होती है। तो हाफ एम वी स्क्वायर में जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? वेलोसिटी का कंट्रीब्यूशन है, मास तो हल्का सा होता है ना। वेलोसिटी का कंट्रीब्यूशन है, मास तो छोटा सा होता है। अब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की बात करते हैं। आई का वैल्यू है सम एम आर स्क्वायर, वेदर यू टेक इट सॉलिड और हॉलो, इट इज सम एम आर स्क्वायर एंड देन देयर इज ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगर गैस मॉलिक्यूल बहुत तेज घूम भी रहा है गोल गोल, ओमेगा ज्यादा है, फिर भी एम आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी कम होती है, एम भी छोटा, आर भी छोटा, और छोटे का स्क्वायर। तो जो एक सिंगल गैस मॉलिक्यूल है ना, उसका आई नेग्लिजिबल है। उसका आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेग्लिजिबल है। समझ में आया? नेग्लिजिबल है, तो उसका जो रोटेशनल एनर्जी है वो नेग्लिजिबल है, नहीं होती उसमें। देयरफॉर उसकी जो टोटल एनर्जी है वो सिर्फ 3/2 केबीटी होती है। क्या होती है? 3/2। समझ में आ गया सबको? ठीक है, इट कैन ओनली हैव 3 ट्रांसलेशन एनर्जी, दैट्स, है ना, 3 एक्सिस की ट्रांसलेशन एनर्जी। अब सोचिए डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल कैसा?
डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल, डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल को हम थोड़ा सा वो बनाएंगे, उसका नाम, yeah, diatomic gas molecules are two hard spheres joined by a bond. Yes, these spheres are although small in size, their radiuses are small, but this bond length is more. Yes or no? Yes. Yes, bond length is more as compared to their radius. Yes. अब देखिए, ये जो चीज है इसका ट्रांसलेशन तो अगेन थ्री है, दिस कैन गो इन एक्स वाई और जेड, बट रोटेशन में देखो इसके तीन एक्सिस के रोटेशन हो सकते हैं, किसी भी चीज के तीन एक्सिस रोटेशन हो सकते हैं। अगर वो चीज टू डायमेंशन है, थ्री डायमेंशन, उसके तीन, एक तो है अलोंग, अगर ये बॉन्ड है अलोंग द बॉन्ड लाइन, अलोंग द बॉन्ड लाइन ये रोटेशन, यस और नो, अलोंग द बॉन्ड लाइन इट इज, तुम्हें थ्री वो याद है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उसके जैसा ना, उसमें तीन एक्सिस यू कैन डिफाइन, एक एक्सिस थ्रू द bond line and two axes perpendicular to the bond line. Yes, that diagram is given in figure 12.6. If you see figure 12.6, I am showing you guys. ये वो दो एक्सिस हैं जिसके along, ये are not the bond axis है, these are not the bond, these are both not the bond axis. If you think about the bond, पहले तो हम bond axis की बात करते हैं। bond axis में what is the moment of inertia about the bond axis? See, moment of inertia is sigma mr square, right? मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है, या फिर अगर स्फीयर है तो स्फीयर, तो ये दोनों तो हार्ड स्फीयर्स हैं, तो हार्ड स्फीयर का तो आएगा ही आएगा, और प्लस क्या आना चाहिए, पैरेलल एक्सिस, लेकिन पैरेलल एक्सिस यहाँ पे है ही नहीं क्योंकि दे आर ऑन द एक्सिस इटसेल्फ, तो इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी अबाउट बॉन्ड एक्सिस, ये बहुत नेग्लिजिबल आएगी क्योंकि दे आर नॉट फार अवे। बट इफ यू कैलकुलेट इट अबाउट दिस एक्सिस, जो फर्स्ट एक्सिस है ना ये वाला, तो ये जो मैंने क्या बोला था, बॉन्ड लेंथ इज मच ग्रेटर डिस्टेंस देन द रेडियस, तो इसका जो, जब तुम इसका जो लिखते हो ना, इसका जब तुम लिखते हो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एटम का, ये जो फर्स्ट एटम है ना, अगर मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, सॉरी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो एक आएगा आई ऑफ दिस, जो भी आई अबाउट दिस, ये एक स्फीयर है तो उसका तो आएगा 2/5 mr स्क्वायर इनटू जो भी है, वो हम देख चुके हैं नेग्लिजिबल है, पर एक ये आएगा अबाउट दिस, दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट व्हिच इज एट सम डिस्टेंस r, राइट, दिस r, सो mr स्क्वायर, ये वाला जो पॉइंट ऑब्जेक्ट वाला जो आता है ये नेग्लिजिबल नहीं होगा, अंडरस्टूड, समझ में आया? तो अबाउट दिस एक्सिस डज इट हैव रोटेशन एनर्जी? यस, ओके, तो अबाउट दिस भी होगा, और एक परपेंडिकुलर, मतलब देखो ना, बॉन्ड लेंथ अगर ऐसा है तो देयर आर टू एक्सिस व्हिच आर हैं, ठीक है, बस एक ये वाला एक्सिस है जिसके अबाउट नहीं है, देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी। तो फॉर अ डायटोमिक कितने होने चाहिए, 3 ऑफ ट्रांसलेशन एंड 2 ऑफ रोटेशन, कितने हो गए टोटल, 5 हो गए ना? तुम्हें याद है सीपीसीबी तुमने याद किया है क्या, गामा वैल्यू नहीं याद किया है, 5/3 7/5 ऐसे याद किया है क्या, 3/2, चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया, हेलो, समझ में आ गया? और क्या होगा, ये नेग्लिजिबल क्यों था, ये वाले, अब इसके अबाउट नेग्लिजिबल क्यों था, यस, एंड दिस, ये वाला इसके अबाउट द बॉन्ड एक्सिस, राइट, इस बॉन्ड एक्सिस के अबाउट यही होता है ना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट, तो आई इतना छोटा है कि नेग्लिजिबल हो जाता है, लेकिन कब ये नेग्लिजिबल नहीं होगा, आई तो उतना ही रहेगा, बट अगर टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर हाई करोगे तो ये ओमेगा तेज हो जाएगा, तो एट हायर टेम्परेचर्स इट कैन बी 6 भी हो सकता है, नॉट नेग्लिजिबल भी हो सकता है, क्योंकि तब ओमेगा इज एप्रिशिएबल, अंडरस्टूड, टू टेक केयर ऑफ द स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ आई, ठीक, चलिए अभी बंद करते हैं, एंड थ्री इनफ।